Hello everyone, welcome back to my channel Igloo Concept by Ishita. Today we are going to discuss postmodern thinker BPSC 10. So start करते हैं with introduction. मॉडर्निज्म जो टर्म है ये टर्म आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, जिस टाइम पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जितनी भी बड़ी बड़ी डेवलप नेशन है, यूएस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यहाँ सब पे क्या हो रहा था, इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। ठीक है, और जो उस टाइम के थिंकर्स थे, मॉडर्निज्म जो मॉडर्निज्म के टाइम के जो थिंकर्स थे वो मानते थे कि सोसाइटी में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, सोसाइटी में जो भी चेंज आ रहा है, उनका उनके पीछे कारण क्या है, ठीक है, उनके पीछे साइंस क्या है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज दी इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, कि जो इवेंट्स है ये क्यों हो रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, वन बिग स्टोरी अबाउट प्रोग्रेस, ट्रुथ और ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि बड़ी बड़ी स्टोरी है, बड़े बड़े ट्रुथ बताए गए कि ये जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, ये जो इंडस्ट्रियल एज है या इरा है, ये क्यों आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट ये एज अ क्रिटिसाइज करते हुए जो है पोस्ट मॉडर्निज्म आया। यानी कि वो टाइम पीरियड जो जिस टाइम पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो सेटअप हो चुकी थी, ठीक है, सेटअप हो जाने के बाद का टाइम पीरियड, उसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म एक रिएक्शन की तरह आया मॉडर्निज्म के। नेक्स्ट हम इसमें ये देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने क्रिटिसाइज किया मॉडर्निज्म को, ये बोलते हुए, जो थिंकर्स थे बेसिकली उन्होंने क्रिटिसाइज किया ये बोलते हुए कि जो मॉडर्निज्म था वो बहुत ज्यादा रिजिड था, प्लस वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था, और जो माइनॉरिटी है ना, जो छोटे छोटे लोग हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनकी जो वॉइसेस है उसको इग्नोर करता है मॉडर्निज्म। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर्स ने, ये क्रिटिसाइज किया कि वो सिर्फ एक बिग ट्रूथ पे, ठीक है, यानी एक फैक्ट को देख के जो है अपनी थ्योरीज जो है देते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, किसी एक फैक्ट के ऊपर। बल्कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर है वो मल्टीपल चीजों पर रिसर्च करने के बाद ही जो है अपनी थ्योरी देते हैं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन आइडियाज। हमें इस पूरे चैप्टर में पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्निज्म वाला ये वाला पॉइंट बस इतना ही है, इंट्रोडक्शन में ही है, तो उसको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो मेन है, जो हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन आइडियाज क्या है इसके अंदर। पहला, ये किसी सिंगल मीनिंग पे रेफर नहीं करते थे, ये स्ट्रेस देते थे मल्टीपल मीनिंग्स पे। नेक्स्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर के अनुसार नॉलेज, कल्चर, सोसाइटी ये सब क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, यानी कि इनका एक सिंगल मीनिंग नहीं है, टाइम टू टाइम जो है चेंज होती रहती है। कैसे, जैसे कि नॉलेज क्या है, ठीक है, नॉलेज जो हम थ्रू आउट लाइफ गेन करते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट टू टेंथ तक हम पढ़े तो बस पढ़ाई यहीं तक है। हमें जब तक हम जिंदा हैं इस, पृथ्वी पर, धरती पर, जब तक जो है हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही रहता है, तो वो क्या, नॉलेज ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो पॉइंट बोला है पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स ने, वो उन्होंने ये बोला कि बी सस्पिशियस ऑफ ग्रैंड थ्योरीज। ठीक है, यानी कि जो बड़ी बड़ी थ्योरीज ये लोग देते हैं ना, इस पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा हमें जो है डिफरेंसेस पे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव पे, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। अब इसके कुछ मेन थिंकर्स है, लियोटार्ड, डेरिडा, फोकट, लेक्लॉ एंड मोफ्रे। इनके बारे में हम जो है नीचे पढ़ेंगे इन डिटेल। फर्स्ट थिंकर है लियोटार्ड। लियोटार्ड कौन है, लियोटार्ड एक फ्रेंच फिलोसोफर है और कल्चरल क्रिटिक है। ये याद रखना है कहाँ के फिलोसोफर है, फ्रेंच फिलोसोफर है। इनकी फेमस बुक कौन सी थी, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जिसपे जिसमें जिसको एक बाइबल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म की तरह भी देखा जाता है, माना जाता है। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या बताया, इस बुक के अंदर इन्होंने बताया कि कैसे नॉलेज और सोसाइटी चेंज हुई है पोस्ट मॉडर्न एज में। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे कि उन्होंने बताया कि कैसे नॉलेज जो है ना, ये जो ज्ञान है एक तरीके से, इज नो लॉन्गर जस्ट फॉर ट्रूथ और प्रोग्रेस। यानी कि नॉलेज को अब सच्चाई या एक प्रोग्रेस की तरह नहीं देखा जा रहा है, यानी एक डेवलपमेंट की तरह नहीं देखा जा रहा है। नॉलेज क्या बन चुकी है, कॉमोडिटी बन चुकी है। एग्जाम्पल आप अभी देखो, बड़ी बड़ी जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्या करती है, अपने कोर्सेज सेल करती है ना, जितनी भी टेक कंपनीज हैं क्या करती है, अपने कोर्सेज सेल करती है कि आप हमारे यहाँ से कोर्स कर लो, आपको इतना अच्छा जो है पैकेज मिलेगा। ठीक है, बट जब आप प्लेसमेंट पे आओगे, तो अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे होंगे ना, तो मुश्किल से एक या दो बच्चे को जो है कंपनी लेके जाती है, बाकी रेस्ट 48 स्टूडेंट जो है स्ट्रगल करते रह जाते हैं। ये हार्श रियलिटी है सोसाइटी की। ठीक है, बट जब वो अपना कोर्स बेचते हैं तो क्या कह के बेचते हैं कि नहीं भाई हम तो 100% प्लेसमेंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलान देंगे, ढिमकान देंगे, है ना। तो ये इस चीज को जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं वो पहले प्रिडिक्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो लियोटार्ड ने यही प्रिडिक्ट किया था कि नॉलेज क्या बन जाएगी, आने वाले टाइम में कमोडिटी बन जाएगी। ठीक है, जिसको लोग बेचने लगेंगे। ठीक है, और वही हो रहा है आज के टाइम में। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो मॉडर्निटी है, जो मॉडर्निज्म हम देखते हैं, वो बड़ी बड़ी थ्योरीज में बिलीव करते हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी हो गया, लिबरल ह्यूमैनिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया। ठीक है, और ये जो थ्योरीज है वो
दावा करती हैं कि वो सब कुछ सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं वो एक्सप्लेन करती हैं, बट इन रियलिटी क्या है, ये जो माइनॉरिटी की जो वॉइस है इसको इग्नोर करती हैं। प्लस जो लियोटार्ड थे उन्होंने ये बड़ी बड़ी थ्योरीज को रिजेक्ट किया। इन्होंने क्या बोला कि हमें लिटिल नैरेटिव्स पे, ठीक है, यानी जो स्मॉल लोकल स्टोरीज है जिनमें डाइवर्सिटी दिखती है, यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वो किसी एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं है ना, मल्टीपल लोगों के पीओवीज पर है कि सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो जो मल्टीपल लोगों के पीओवीज पे स्टोरीज बेस्ड हो, हमें उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी एक सिंगल पर्सन के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ, नेक्स्ट इज नॉलेज इज नॉट न्यूट्रल और वैल्यू फ्री, डिपेंड ऑन द स्टोरीज वी टेल। अब फॉर एग्जांपल अगर मार्क्सिस्ट थ्योरी है, ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी में हमने क्या देखा कि कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को बताया कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है, यानी एक अमीर है एक गरीब है, ठीक है। तो वो कार्ल मार्क्स के अनुसार सोसाइटी अमीर और गरीब में डिवाइडेड है ना। लोगों ने तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज करके ये भी बोला हुआ है कि कार्ल मार्क्स ने जो मिडिल क्लास है उसको इग्नोर कर दिया है ना, खाली उन्होंने क्या देखा, अमीर गरीब देखा, जो बीच का मिडिल क्लास है उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो कार्ल मार्क्स के नजरिए से सोसाइटी डिवाइडेड है, बट अगर हम न्यूट्रली देखें तो सोसाइटी किस टाइप में डिवाइडेड थी, तीन क्लास में डिवाइडेड थी, पहला अमीर, दूसरा गरीब और बीच का मध्यम वर्ग, मीडियम, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, ठीक है। तो लियोटार्ड ने ये बोला कि नॉलेज जो है, जो जैसा आप बताएगा अगर आप वैसा ही मानोगे, ठीक है, यानी एक पर्सन की बात पे बिलीव करोगे, तो दैट इज नॉट ट्रू। हमें जो मल्टीपल लोगों के पीओवीज देखने चाहिए, जो मल्टीपल डाइवर्स वॉइसेस हैं उनको सुनना चाहिए। अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि नो सिंगल ट्रूथ, सेलिब्रेट डिफरेंसेस, रेजिस्ट टोटलिटी। नेक्स्ट जो थिंकर है दैट इज जैकिस डेरेरा। ये भी एक मोस्ट फेमस फ्रेंच फिलोसोफर है और किस टाइम पे हुए हैं, 20th सेंचुरी के टाइम पे हुए हैं। इन्होंने आइडिया दिया था डीकंस्ट्रक्शन का, ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन क्या है, एक वे है, तरीका है क्वेश्चन करने का हिडन अजम्पशन इन वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसफी क्या है, यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो थिंकर्स थे ना, यानी कि ये जो बड़े बड़े डेवलप नेशन थे, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यहाँ पर जो थिंकर्स हुए इन्होंने जो बातें कही हैं, ठीक है, वो वही है वेस्टर्न फिलोसफी। नेक्स्ट इज डेरिडा ने लिंक किया है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एज वेल एज पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी को। अब ये जो टर्म है डिकंस्ट्रक्शन, ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, इन्होंने अपनी एक बुक है ग्रामेटोलॉजी, उसमें सबसे पहले इस वर्ड को, टर्म को यूज किया था, ठीक है। अब इन जब थिंकर्स ने इनसे डिकंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन मांगी तो इन्होंने रिफ्यूज किया कि डिकंस्ट्रक्शन की कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। और इन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो उनकी राइटिंग्स है आर ऑनगोइंग अटेम्प्ट, यानी कि ये अपनी राइटिंग्स में भी सुधार कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं वर्ल्ड को और अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज deconstruction is not a strict method, it's more like a movement of thought, ठीक है। तो देखो अगर मैं एक एग्जांपल दूं ना रियल लाइफ, जिससे आपको डिकंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा, तो इन्होंने डिकंस्ट्रक्शन को एक आप ऐसे मान लो, जैसे अगर आप ऑनियन छील रहे हो, ठीक है, तो ऑनियन ऊपर से कैसी दिखती है, पिंक पिंक सी दिखती है ना, पिंक दिखती है ना। तो जब आप उसको फर्स्ट लेयर हटाओगे तो कैसे वो पर्पल पर्पल से दिखने लगती है ना। जब लेयर बाय लेयर जब आप हटाते जाओगे तो कैसे आपको अंदर की चीजें पता चलती जाती है ना। 9th क्लास में हमने देखा ना वो एक्सपेरिमेंट भी की, और इनके अंदर कितने ज्यादा वो होते हैं, सेल्स वगैरह होते हैं। तो इस टाइप से ही डिकंस्ट्रक्शन को जो जैकब डरीडा है उन्होंने बताया कि कैसे जो हम डीपली किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, है ना, खाली हमने ये नहीं देखा कि ऊपर से जो है पिंक कलर की परत है, इसके अंदर जब पूरा हम डीपली किसी चीज को एनालिसिस करते हैं तब हमें जो रियल मीनिंग है वो समझ में आता है, ठीक है। तो यही जो है डेरिडा जो है इन्होंने बताया है अपनी राइटिंग्स के थ्रू कि हमें जो है किसी भी सिंगल चीज पे जो है डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें डीप एनालिसिस करना चाहिए किसी भी चीज का, ठीक है। सेकंड चीज इन्होंने ये बोली है कि जो मीनिंग है, ठीक है, किसी भी शब्द का मीनिंग जो है स्टेबल नहीं होता, ठीक है, यानी एक चीज के कई मतलब हो सकते हैं। जो इन्होंने कब पाया, जब इन्होंने एक प्लेटो की बुक पढ़ी, फेडरस, ठीक है, जिसमें इन्होंने एक वर्ड पढ़ा फार्माकल, जिसका मतलब था रेमेडी प्लस पॉइजन, ठीक है, उसका मतलब रेमेडी भी था और पॉइजन भी था, ठीक है। ये दर्शाता है कि कैसे मीनिंग अनस्टेबल है ना, यानी कि एक ही चीज के क्या है, दो दो मतलब है। अगर डेरिडा पे क्वेश्चन आता है और आप ये एग्जांपल डालते हो प्लेटो वाला, ठीक है, और डिकंस्ट्रक्शन वाला ये जो पूरा मैंने बताया ये लिखते हो, तो जो एग्जामिनर है उस पर एम्फोसिस पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बुकिश लैंग्वेज थोड़ी यूज करते हैं ना अपने आंसर के अंदर, तो चांसेस होते हैं अच्छे मार्क्स मिलने के।
और अगर हम अपनी राम कहानी लिखते हैं तो फिर वही है कि वो भी ये देखते हैं ना कि भाई अगर कॉलेज का बच्चा है तो वो भी तो डिमांड कर रहे हैं कि हाँ स्ट्रक्चर लैंग्वेज हो, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया गया है। अब क्रिटिसाइज इन्होंने किस चीज को किया है? डेरिडा अटैक लॉजिसेंट्रिज्म। लॉजिसेंट्रिज्म क्या है? जो वेस्टर्न फिलोसफी है, जिन चीजों पर वो बिलीव करती है, जैसे कि वेस्टर्न फिलोसफी किस चीज पे बिलीव करती है, मैंने आपको बताया, वो एक फैक्ट पे बिलीव करती है ना, कि एक ही चीज को मानकर वो अपनी थ्योरीज देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया डेरिडा ने। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्रिटिसाइज किया फोनोसेंट्रिज्म को। फोनोसेंट्रिज्म क्या है? जहां पर हम अपनी बोली हुई बातों को ज्यादा महत्व देते हैं रेदर देन राइटिंग। ठीक है, कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीजें, इस टाइप के जो थिंकर्स थे, ठीक है, उनके जो वर्क्स थे, इनको डेरिडा ने क्रिटिसाइज किया। फर्स्ट लॉजिसेंट्रिज्म। लॉजिसेंट्रिज्म क्या है? जो वेस्टर्न वर्ल्ड के थिंकर्स है उनके जो भी वर्क है उनको क्रिटिसाइज किया। सेकंड फोनोसेंट्रिज्म, जहां पर जो थिंकर्स मानते हैं कि जो उन्होंने बोल दिया, जो उन्होंने स्पीच दे दी, वो राइटिंग से ऊपर है। ठीक है, यानी जो उनके वर्क है उनसे ऊपर है। इन दोनों टाइप की चीजों को डेरिडा क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट डेरिडा ने बताइए बाइनरी ऑपोजिशंस। बाइनरी ऑपोजिशंस कैसे समझो? जैसे अमीर गरीब, हम अपोजिट पढ़ते हैं ना, ये ऑपोजिट्स में हम जब देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? एक साइड पे हमेशा एक साइड को अच्छा दिखाया जाता है, दूसरी साइड को बुरा दिखाया जाता है। तो यही डेरिडा ने बोला कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है ना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के थिंकर्स है, वो हमेशा एक साइड को अच्छा और एक साइड को बुरा दिखाते हैं। ठीक है, क्यों दिखाते हैं? कि वो हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि एक साइड हमेशा प्रिविलेज है और अदर साइड सप्रेस है। ठीक है, जैसे आपने कार्ल मार्क्स की थिंकिंग देखी तो उसमें भी हमने क्या देखा कि उन्होंने क्या बोला है कि एक वर्गीज क्लास है जो अमीर क्लास है, एक जो है प्रोलेटेरिएट क्लास है जो क्या है? गरीब क्लास है। ठीक है, तो एक साइड को उन्होंने अमीर दिखाया, एक साइड को उन्होंने गरीब दिखाया। डेरिडा का क्या कहना था? इसमें डेरिडा का ये बोलना था कि जो मीनिंग है वो हमेशा प्योर नहीं है, इट ऑलवेज कंटेमिनेटेड बाय व्हाट इट ट्राई टू सप्रेस। ठीक है, यानी कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है, ठीक है, वो हमेशा जो है अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइड को अच्छा और एक साइड को सप्रेस यानी दबा हुआ या अनप्रिविलेज, ठीक है, दिखाती है, शो करती है। नेक्स्ट इज फोकाल्ट। फोकल्ट भी क्या है? एक फ्रेंच फिलोसोफर रहे और हिस्टोरियन रहे हैं। ठीक है, इनके मेन वर्क्स, मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं जिन पे इन्होंने वर्क किया है? साइकेट्री, मेडिसिन, प्राइजन्स, सेक्सुअलिटी एंड मोर। ठीक है, अब इन्होंने दो मेथड का यूज किया। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सेकंड इज जियोलॉजी ऑफ पावर। अब आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में इन्होंने हिस्ट्री का यूज किया। ठीक है, कि इन्होंने कैसे स्टडी की? फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट, ठीक है, यानी कि पुराने टाइम में कोई चीज घटी होगी, ठीक है, तो उस चीज को उठा के कि पुराने टाइम पे ये इवेंट हुआ है तो आज उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि पार्टीशन हुआ था, ठीक है, इंडिया इंडिया और पाकिस्तान का जैसे पार्टीशन हुआ था, तो आज तक उस पे पीपल्स पे उस चीज का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, अगर हम ऐसे स्टडी करने लगे तो तो जो फोकाल्ट थे वो एक ऐसे फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने हिस्ट्री को एक तरीके से मेथड बनाया सोसाइटी को समझने के लिए कि पुराने टाइम पे ये चीज हुई थी तो उसका आज तक क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट इन्होंने यूज किया कि कैसे जो आइडियाज है और पावर है वो टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है। नेक्स्ट सेंटर क्या थे इनके आइडियोलॉजी के, इनके थॉट के? द वे स्पीच आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस शेप ट्रूथ। ठीक है, कि किस तरीके से जो थिंकर्स हैं उनकी स्पीच, उनके जो आइडियाज है, जो उनकी विचारधारा है, वो सच्चाई को शेप करती है। ठीक है, प्रैक्टिसेस शेप थ्रू ट्रूथ। अब इनका मानना था कि ये जो डिस्कोर्स है, ये जो पॉलिटिकल थॉट्स है थिंकर्स के, ये रियलिटी नहीं बताते, बस ये क्या करते हैं? सब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और सोशल ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दिया इन मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, एक कुछ पढ़ा होगा इन्होंने पुराने टाइम का कोई टेक्स्ट वगैरह, तो वहां पे बताया गया है कि ही शोड हाउ मैडनेस वाज वंस सीन एज मोरल करप्शन लेटर एज मेंटल इलनेस। यानी पहले मैडनेस को एक मॉरल करप्शन की तरह देखा जाता था और धीरे धीरे उसको एक बीमारी की तरह देखे जाने लगा। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल ना लेके अगर हम कुछ और एग्जांपल लें कि जैसे कि इंडिया का आप एग्जांपल ले लो, क्योंकि इससे तो आपको समझ में आएगा नहीं, बट रट्टा तो लगाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तो ये लिख के आना है, बट समझने के लिए इंडिया का एग्जाम्पल ले लो। जैसे पहले क्या था? सती सिस्टम था। ठीक है, तो सती सिस्टम को पहले कैसे जो है, जो पुराने लोग थे वो उस चीज को सही मानते थे। ठीक है, कि वुमेन का जीवन बस इतना ही है जब तक उसका जो हस्बैंड है वो जिंदा है। ठीक है, उसके मरने के बाद औरत को भी मर जाना चाहिए। ठीक है, बट लेटर ऑन कैसे उसको इलीगल कर दिया गया, बैन कर दिया गया पूरी तरह से। ठीक है, तो एक टाइम पे जो चीज अच्छी थी, कैसे आने वाले टाइम पे वो चीज बुरी हो गई। ठीक है, इस चीज से अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो रट लो।
नेक्स्ट इज मॉडर्न डेमोक्रेसी डोंट रूल बाय फियर ऑफ डेथ बट बाय डिसिप्लिन रेगुलेशन। ये जो आजकल डेमोक्रेसी है, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, तो हमारे क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, रूल है ना। जनता डर के तो नहीं ना मान रही है पीएम मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर, है ना। ऐसा तो नहीं है, उनके पास अधिकार है, उन्होंने वोट दिया तब उन्होंने चुना है ना। तो पुराने टाइम में डेमोक्रेसी कैसे होती थी, राजा का डर होता था प्रजा में, है ना, कि बात माननी ही माननी है। बट आज के टाइम में क्या है, लोग अपना जो नेतृत्व है वो खुद कर रहे हैं, है ना। और इसी टाइप की गवर्नमेंट को फोकल्ट ने क्या बोला है, बायो पावर। एग्जाम्पल सर्वेलेंस, वी थिंक इट गिव फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बट मेक अस सेल्फ सेंसर। इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल, फैमिली डिसिप्लिन अवर बॉडी इनटू डॉकाइल बॉडीज। यानी कि जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, ठीक है, तो वो कैसे पूरी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है। स्कूल्स, प्रिजन, हॉस्पिटल, ये सब कैसे हमारी सुविधाएं बढ़ाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो फोकाल्ट है उन्होंने मॉडर्न डेमोक्रेसीज को सपोर्ट किया है, ठीक है। ऐसे लिखोगे आप एग्जाम में कि मॉडर्न मॉडर्न डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए जो है उन्होंने अपनी ये जजमेंट दी है। और फोकाल्ट ने 3 टूल बताए डिसिप्लिनरी पावर के। पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वॉचिंग एंड मॉनिटरिंग, सेकंड नॉर्मलाइजिंग जजमेंट, थर्ड एग्जामिनेशन। अब एग्जांपल ले लो, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में एक टीचर है, तो उसका काम क्या होता है, पहले बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, मॉनिटर करना कि वो लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे होंगे भाई बैक बेंचर्स जो परेशान भी करेंगे, तो उन लोगों को पनिश करना। थर्ड एग्जाम एग्जाम लेना, है ना। जब वो जो उन्होंने पढ़ाया उसका वो टेस्ट लेंगे, एग्जाम लेंगी, ठीक है। अगर उस एग्जाम में कुछ बच्चे फेल कर जाते हैं, है ना, और कुछ बच्चे फेल कर गए तो वो क्या करेंगी, उनका रीटेस्ट लेंगी, है ना, एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगी उनकी। तो यही 3 स्टेप उन्होंने बताए हैं किसी भी डेमोक्रेसी को या किसी भी सोसाइटी को गवर्न करने के, ठीक है। जैसे अब सरकार क्या है, बड़े बड़े जो हाईवेज है वहां पर सरकार ने क्या लगा रखे हैं, सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं, है ना। अगर कोई भी रूल तोड़ेगा तो उसको क्या पनिश किया जाएगा, है ना। अगर वो रूल तोड़ने के बावजूद नहीं माना तो क्या किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। लास्ट इज मार्क्सिस्ट। तो क्लासिकल मार्क्सिज्म जो है फोकस करता है खाली वर्किंग क्लास वाले फैक्टर पे, जो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे अमीर और गरीब में कार्ल मार्क्स ने जो है डिवीजन बताया था सोसाइटी का। बट इनेस्टो लेक्लौ एंड चैंटल मॉफे, ठीक है, इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो आजकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि खाली हम एक एक्सपेक्ट पे, वर्किंग क्लास वाले एक्सपेक्ट पे फोकस नहीं कर सकते, हमें मल्टीपल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। और ये क्या है, लेक्लू और मोफे क्या है, पोस्ट मार्क्सिस्ट थिंकर है, ठीक है, ये भी याद रखना है, जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियाज को कंबाइन किया पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी के साथ। एज वेल एज इन्होंने चैलेंज भी किया ओल्ड मार्क्सिस्ट आइडिया को, ये बोलते हुए कि वो सिर्फ जो लेबर क्लास है उनका इंटरेस्ट देखते हैं, बाकी फैक्टर्स को इग्नोर करते हुए। अब इन्होंने पहली चीज बोली कि कोई भी फिक्स मटेरियल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक फैक्टर को लेके लोगों के इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मल्टीपल इंटरेस्ट है, ठीक है, जो सोशली और डिस्क्रिसिवली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। यानी कि हर एक पर्सन की जो नीड है वो अलग है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। क्लास का इशू इज नॉट द ओनली इशू, है ना। और भी अदर मुद्दे हैं, जैसे कि वुमेन हो गया, इमाइग्रेंट्स हो गए, माइनॉरिटीज हो गए, इकोलॉजिस्ट हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, है ना। हम खाली क्लास के लेकर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, हमें और भी अदर जो फैक्टर्स है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कल्चर एंड स्ट्रगल मैटर, जो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज है वो आर शेप थ्रू कल्चर एंड डिस्कोर्सेज, यानी जो आइडियोलॉजीज है उनसे और जो कल्चर है उनसे जो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज है वो शेप होती है। नेक्स्ट इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेसी की बात की, ठीक है, जहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की हेजेमनी हो, यानी कि किसकी तानाशाही हो या किसका रूल चले डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, ठीक है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है इस टाइप से कि भाई लोगों के पास फ्रीडम हो, ठीक है। और अनदर टॉपिक्स हैं जिनके बारे में इन्होंने बात की, एंटी रेसिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, ह्यूमन राइट, सिविल राइट, एंटी कैपिटलिज्म। अब इनका गोल क्या था, अबॉलिश करना कैपिटलिज्म को, ठीक है, जो कि हो नहीं पाया। आज के टाइम पे भी क्या है, कैपिटलिज्म है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये बताया गया कि पोस्ट मॉडर्निज्म में फोकाल्ट और लियोटार्ड ने कौन सी जो है थ्योरी दी है, ये सब आप पढ़ लेना, ये इतना ज्यादा सच इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर भी मैंने डाल दिया लास्ट में था तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आएंगे, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, जितना भी मैंने अभी तक पीवाईक्यू एनालिसिस किया है वो मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी तो भी बता दूंगी। फर्स्ट बनेगा यहाँ से लियोटार्ड से, सेकंड बनेगा
ये जो डेरिडा थे इन्होंने क्या बोला, थर्ड बनेगा फोकाल्ट से। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ज्यादा मैंने जितने भी पीवाईक्यू देखे देखने के लिए मिले। मार्क्सिस्ट वाला तो कम ही पूछते हैं, फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि मार्क्सिस्ट वाला तो इजी है। बट जो 2 हैं ये मेन, फोकाल्ट हो गया, जैकस डेरिडा हो गया, एंड लास्ट इज लियोटार्ड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो आप यहाँ पे फोकस करके पढ़ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।